आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 17 जून तारीख है, दिन हो गया है गुरुवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर और मैं लाता हूं पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। जिन खबरों पर रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं हम, वो बताता हूं। आज छात्रों के लिए अहम दिन है। उनका रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा 12वीं का, इसका फॉर्मूला आ गया है, कोर्ट में पेश कर दिया है सरकार ने, उस पर बात होगी। फिर बात करेंगे दिल्ली दंगों में जमानत मिले आरोपियों की, जो अब तक रिहा नहीं हो सके हैं। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ये जानेंगे। कोरोना से जुड़ी नई स्टडीज आप तक हम लाते रहते हैं, आपको मालूम ही है। तो आज ICMR के बारे में बताएंगे। उनकी एक रिपोर्ट आई है प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर, वो क्या कहती है सुनेंगे। और आखिर में एक बुरी खबर है IT सेक्टर के लिए, जहां 30 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्यों है बताएंगे, मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनेंगे। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों में ब्लैक फंगस पाया गया है। ऐसे मामलों में 14 साल की एक बच्ची की आंख निकालनी पड़ी, जबकि एक दूसरे केस में 16 साल की बच्ची के पेट के हिस्से में ब्लैक फंगस पाया गया। CM केजरीवाल ने आज घर घर राशन वाली फाइल एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी है। CM केजरीवाल ने कहा है कि ये योजना कानून के मुताबिक है और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस योजना को रोकना गलत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र का एक सामान्य प्रारूप जारी किया है, जिसके तहत देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी। साथ ही PUC डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आज नूतन कृषक बंधु स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम 4,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 1 एकड़ जमीन वालों किसानों को 10,000 रुपये मिलेंगे। न्यूज़ एजेंसी NIA के सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोवावैक्स वैक्सीन के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की योजना बना रहा है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि ISC 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट्स के 6 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट मूल्यांकन नीति द्वारा तय किए गए रिजल्ट से असंतुष्ट है तो उसे हालात सामान्य होने पर फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए तय किए गए फॉर्मूले पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज पेश कर दी। बोर्ड की तरफ से तय किए गए फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 30-30-40 के फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा। कर्नाटक में असंतोष का सामना कर रहे BS येदियुरप्पा को उनके एक पार्टी सहयोगी ने मुख्यमंत्री बने रहने के मामले में मिजाज हिम्मत के लिहाज से कमजोर बताया है। BJP नेता H विश्वनाथ ने यह फीडबैक पार्टी के कर्नाटक मामलों के प्रभारी अरुण सिंह के साथ शेयर किया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को रोड पर रखकर सड़क जाम कर दी। इस बीच बवाल को शांत कराने मौके पर पुलिस पहुंची तो उस पर भीड़ ने पथराव किया। बचाव के लिए पुलिसकर्मी प्लास्टिक की स्टूल और टोकरी सिर पर रखे नजर आए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसके बाद सरकार ने पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। CBSE ICSE बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए आज का दिन खास रहा। लंबे वक्त से एनुअल रिजल्ट पर किसी फैसले का सभी को इंतजार था। खबर यह आई कि सरकार की 13 मेंबर्स की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए 30-30-40 फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड्स के रिजल्ट को आधार बनाकर 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया आनी ही थी, आने भी लगी है। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि इससे उनके मार्क्स का जो एवरेज है वो बढ़िया हो रहा है, और कुछ को ये लगेगा कि उन्होंने इससे ज़्यादा के लिए मेहनत की थी तो उन्हें नुकसान होने वाला है। तो ये 30-30-40 रेशियो क्या है, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फॉर्मूले के समर्थन में क्या तर्क दिए हैं, वो कितने सही हैं, इस सब पर हमने बात की है डॉक्टर नवनीत शर्मा से। जाने माने शिक्षाविद हैं और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। बड़ा वस्तुनिष्ठ फॉर्मूला CBSE को पेश करने के लिए कहा गया।
और ICSE को, तो उनकी तरफ से जो सरकारी वकील हैं वेणुगोपाल साहब, उन्होंने एक फॉर्मूला रखा न्यायालय के सामने, जिसमें ये कहा गया है कि आपके 10वीं के जितने अंक हैं वो 30%, उनका 30%, और जितने 11वीं के अंक हैं उनका 30%, और जो 12वीं में आपने परीक्षा दी है। अब यहाँ थोड़ा सा मामला तकनीकी तौर पर इसलिए जटिल है कि क्या वो परीक्षाएं होंगी, मतलब क्या प्री बोर्ड और मिड टर्म भी हुए और या फिर वो यूनिट टेस्ट हुए, तो उनको लेकर मतलब उनका जो भी आप देना चाहें वजन, उसका 40%, इन चारों को मिलाकर तो 30 जमा 30 जमा 40, इस तरह से सैद्धांतिक जो हिस्से हैं परीक्षाओं के उनका आकलन किया जाना है। जो बड़ी बात है जिसको मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस नतीजों को लेकर दार्शनिक और सामाजिक पक्ष भी समझें, मतलब इन आकलन के जरिए हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप 12वीं के नतीजों को देखें तो हर परीक्षा अपने आप में संसाधनों का बंटवारा है कि कौन आगे पढ़ेगा, कौन आगे नहीं पढ़ सकता। आप देखें कि हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ बच्चे हर साल 12वीं की परीक्षा देते हैं और उसमें से बमुश्किल 17% आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं, मतलब BA में जाते हैं या MBBS। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाने के बाद ये आंकड़ा 27% तक पहुंच गया। तो आप देखिए कि 73% बच्चे ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिनके पास 12वीं की मार्कशीट उनका अंतिम मार्कशीट है। ऐसे में ये पूरा आकलन जो केवल एक गणितीय उस पर हो, वो थोड़ा बहुत तो निराशाजनक लगता है, पर इसका कोई उपाय नहीं। पर इसके साथ हम जो बात चिन्हित करें कि आप देखें कि इसी 12वीं के नतीजों के आधार पर 73% आबादी को अपना जीवन शैली और जीवन यापन के तरीकों को चुनना पड़ता है कि वो अब आप जीवन में आगे क्या करेंगे अगर वो हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे। तो उस 73% आबादी के पास ये जो फॉर्मूला पहुंच रहा है वो किस तरह से कारगर होगा। जैसे अगर जो 12वीं के नतीजे हैं उनसे आप आगे की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तो आप देखें कि तमाम ऐसी परीक्षाएं होती हैं, सभी अन्य विश्वविद्यालय परीक्षाएं करते ही हैं, प्रवेश परीक्षाएं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की अलग परीक्षाएं होती हैं। CU सेट मतलब जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका अपना अलग एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ऐसे में जब वो परीक्षाएं होंगी तो वो परीक्षाएं तो होंगी और ऐसे समय का इंतजार किया ही जा रहा है कि वो परीक्षाएं माकूल समय में की जा सके। तो फिर उस समय में इस फॉर्मूला की क्या गति पहुंचेगी वो भी सोचने वाली बात है। नवनीत जी, इस फॉर्मूले का अगर विश्लेषण किया जाए तो इस आधार पर कि क्या ये बच्चे की पूरी प्रतिभा और उसका पूरा इवैल्यूएशन कर पाएगा, आपका क्या कहना है? कितना न्याय संगत होगा सर ये? सवाल तो ये दीगर है कि हम लोग कोई आकलन कैसे करें, पर हर आकलन के लिए जो हमारी सामाजिक दार्शनिक पृष्ठभूमि रहती है वो उस व्यवस्था से जनित है जहाँ पर हम कहते हैं कि मेरिट के आधार पर संसाधनों का बंटवारा होगा। ये एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में संसाधनों का बंटवारा हम लोग वर्ण, वर्ग, लिंग और यौनिकता के आधार पर नहीं कर सकते। हमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण चाहिए जिसके आधार पर संसाधनों का बंटवारा हो। जैसे मान लीजिए कि अगर BA की केवल 50 सीटें हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो 200 हैं, तो 200 में से 50 को कैसे चुना जाए? तो वो चुनने के लिए हमें एक अवधारणा चाहिए जिसको हम मेरिट के तर्क पर चुनते हैं। पर इस मेरिट के क्रम से सीधे सीधे संसाधनों को जोड़ देना, और ये बात तो हमेशा से कही गई और हम लोग शिक्षा में इसे बहुत माकूल तरीके से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता में हर मछली और हाथी भी प्रथम आए, पर यही प्रतियोगिता अगर तैरने की होती तो शायद बंदर और हाथी भी नहीं कर पाते। तो आपके सवाल क्या हैं, आप मेरिट कैसे बनाते हैं और उस मेरिट की वस्तुनिष्ठता के आधार पर आप संसाधनों का बंटवारा कैसे करते हैं? काबिलियत, मेरिट और जीवन यापन के बीच में भारसाम्यता बिठाने के जिस क्रम में
12वीं के नतीजे एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, पर वो महत्वपूर्ण है ये बात कहने के लिए हमने एक पूरी व्यवस्था ऐसी रच बुन ली जिसमें ये मान लिया गया कि अब यही अंतिम नतीजा है। और कुछ समय पहले ये 10वीं के परीक्षाओं पर लागू था, उसके कुछ समय पहले औपनिवेशिक युग में ये 8वीं की परीक्षाओं पर लागू था। तो परीक्षा और शिक्षा, इन दो के बीच में एक संबंध है जो हम और आप केवल एक सामाजिक अवलंब से देखते हैं, उसको उस वेंटेज पॉइंट से देखते हैं कि भाई कौन कितना पढ़ गया, अब उसको कैसा संसाधन मिले। और इसी क्रम में हमने कहा ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पर ये नवाब बनने की जो अवधारणा है, हमें आपको यह भी देखना है कि सामाजिक व्यतिक्रम में नवाब पैदा होते हैं, नवाब बनते नहीं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी शिक्षाई व्यवस्था जो है उस प्रक्रिया को इतना बोझिल बना देती है, उसको उस परिप्रेक्ष्य से इतना दूर ले जाती है। तो हमें उस संभावना से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें उस परीक्षा प्रक्रिया को, नतीजों को और संसाधनों के बंटवारे के लिए स्कूल और स्कूलीकरण को हम मोहताज नहीं बना सकते। वो बड़ा ही शिक्षा व्यवस्था को अवरोध उत्पन्न करेगा। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना है, देखते हैं कि आखिरी फैसला इस मामले में क्या होता है और लोगों का रिएक्शन क्या आता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे। इनमें एक मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जेएनयू की छात्रा देवांगना कलीता और नताशा नरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। फिर भी 36 घंटे बीत चुके हैं, मगर बेल के बावजूद ये अभी तक जेल में बंद हैं। इसके खिलाफ तीनों छात्रों ने जेल से तुरंत रिहाई का अनुरोध किया और आज दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे भी दिए हैं। इस मसले पर यूएन के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की विशेष दूत मेरी लॉलर ने ट्वीट किया और पूछा कि बेल मिलने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं हुई। यही सवाल हमने भी पूछा दिल्ली से आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा से कि बेल मिलने के 36 घंटे बाद भी तीनों छात्रों की रिहाई नहीं हुई, क्यों? देखिए, परसों दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर आया था ये बोलते हुए कि नताशा नारवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तीनों को बेल पे रिहा कर देना चाहिए। इमीडिएटली ऑर्डर आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस चालू करी, जिसमें उन्होंने जाके जो इनके परमानेंट एड्रेस हैं या इनके जो श्योरिटीज़ दिए गए थे बेल के डॉक्यूमेंट्स पे, उनको जाके वेरीफाई करना दिल्ली पुलिस की तरफ से ज़रूरी था। तो क्योंकि परसों के दिन ये दिल्ली पुलिस ये पूरा वेरिफिकेशन नहीं कर पाई, इसलिए कल उन्होंने करकडुमा कोर्ट, जिसमें सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ जिसके सामने डील होती हैं, और करकडुमा कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ही वो कोर्ट होता है जो बेल ऑर्डर आने के बाद जो रिलीज़ का वारंट है वो इश्यू करता है। तो दिल्ली पुलिस ने करकडुमा कोर्ट में एक अर्जी डाली कि वो अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जो इन्होंने तीनों ने श्योरिटीज़ दी थी, उन श्योरिटीज़ की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है और उनके आधार कार्ड वेरीफाई कराने के लिए थोड़े और टाइम की ज़रूरत है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने ये अर्जी लगाई थी करकडुमा कोर्ट के सामने कि अभी के लिए इन तीनों को रिहा नहीं करा जाए और कुछ दिन की मोहलत और दी जाए दिल्ली पुलिस को ये सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की। तो कल पूरे दिन करकडुमा कोर्ट ने इस पे आर्ग्यूमेंट सुने थे, लेकिन कल 6 बजे के करीब करकडुमा कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि क्योंकि उनके दिन में बहुत सारे केसेस बोर्ड में लिस्टेड थे, तो एक हैवी बोर्ड होने के कारण वो उस इनके रिलीज पे एक ऑर्डर पास नहीं कर पाए और वो ऑर्डर आज 11 बजे पास होगा। तो ये कल की पूरी कार्रवाई थी जो हुई थी इस पूरे मामले में, जिसमें करकडुमा कोर्ट ने आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया था ये ऑर्डर पास करने के लिए कि क्या दिल्ली पुलिस को और टाइम दिया जाएगा वेरीफाई करने के लिए सारे आधार कार्ड और डिटेल्स, या नताशा, देवांगना और आसिफ तीनों को रिहा करा जाएगा इमीडिएटली। अच्छा नलिनी, आपने इस पूरे केस को फॉलो किया है, ये बताइए कि कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या दलीलें दी गईं, जज क्या बोले? तो जब करकडुमा कोर्ट ने कल ऑर्डर नहीं दिया रिलीज वारंट इशू नहीं किए, तो एक अर्जेंट पिटिशन फाइल हुई थी तीनों आरोपियों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में, ये बोलते हुए कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं बेल ऑर्डर इशू हुए, लेकिन फिर भी अभी तक तीनों आरोपियों को रिलीज नहीं करा गया है। तो इस एप्लीकेशन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बोला, करीब 10:30 बजे के करीब जब सुनवाई शुरू हुई
दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि वो सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि जो करकरडुमा कोर्ट है वो अपना ऑर्डर जल्दी प्रोनाउंस करे, और इन केस ऑर्डर में रिलीज वारंट नहीं इशू होता है तो हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों के वकील को ये बोला था कि वो 3:30 के बजे के करीब वापस दिल्ली हाई कोर्ट आ सकते हैं अगर रिलीज वारंट नहीं इशू होता है तो 12 बजे के करीब जब वकील वापस करकरडुमा कोर्ट गए थे आज का ऑर्डर लेने, तब उन्हें पता चला था कि ऑर्डर 11 बजे ही पास कर दिया था जज ने। एक हैंड रिटन ऑर्डर पास करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि तीनों देवांगना कलिता, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल को अभी के अभी रिलीज करना चाहिए। ये उन्होंने इस बेसिस पे बोला था क्योंकि एक अश्योरेंस दिया गया था तीनों आरोपियों की तरफ के वकील की तरफ से कोर्ट के सामने जब कल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो दिल्ली की प्रेमाइसेस जब तक वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो इस अश्योरेंस को मद्देनजर रखते हुए आज करकरडुमा कोर्ट ने तीनों का रिलीज वारंट इशू कर दिया है। हमें पता चला है कि वो रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भी पहुंच गया है, और अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तीनों की रिलीज अब फाइनली तीनों की रिहाई होगी तिहाड़ जेल से बेल ऑर्डर आने के 2 दिन बाद। कोरोना से कौन से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। किन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए, किन्हें नहीं, इसकी लिस्ट भी अलग है। लेकिन इस लिस्ट में जो पूरे साल सबसे चर्चा का विषय रहा है वो गर्भवती महिलाओं को लेकर था। चर्चा थी कि कोरोना से इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, इसके बावजूद अभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं दी जा रही। वैसे इसकी कई साइंटिफिक रीजन हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। फिलहाल भारत ने क्लिनिकल ट्रायल के संतोषजनक डेटा के अभाव में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया है। अब ICMR ने पहली और दूसरी लहर की तुलना में कितनी गर्भवती महिलाएं कोरोना से संक्रमित हुई इस पर एक स्टडी की है, और इस स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने गर्भवती महिलाओं और हाल ही में बच्चों को जन्म दे चुकी महिलाओं पर ज्यादा असर डाला है। गंभीर लक्षण वाले केस और मृत्यु दर भी पहली लहर के मुकाबले इस लहर में ज्यादा देखे गए। तो स्टडी ऐसे दौर में आई है जब कोरोना वेरिएंट्स खासकर डेल्टा और उसका म्यूटेड वर्जन डेल्टा प्लस सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो डेल्टा प्लस से तीसरी लहर आने का अंदेशा है, और भोपाल में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस केस आज सामने भी आया है, जो जाहिर है गर्भवती महिलाओं को भी बहुत प्रभावित करने वाला है। अभी ICMR की जो स्टडी है उसमें और क्या अहम बातें हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं संक्रमित हुई हैं पहली और दूसरी लहर में, ये सब बता रही हैं हेल्थ से जुड़ी खबरों को कवर करने वाली हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर मिलन शर्मा। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो ये स्टडी आई है, इसके मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जो गर्भवती महिलाएं थी और उनका हाल ही में जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, इन महिलाओं पर कोरोना का ज्यादा असर रहा। गंभीर लक्षण वाले कुछ केस थे और मृत्यु दर भी पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा रहे, ये ICMR की स्टडी कहती है। तो इस स्टडी के मुताबिक दूसरी लहर में लक्षण वाले जो केस थे इसके बार अधिक थे, और जो 28.7% यानी कि 28.7%, जबकि पहली लहर में ये आंकड़ा 14.2 था परसेंटेज में। और वहीं दूसरी लहर में हम देखते हैं मृत्यु दर जितना रहा वो 5.7% था, और पहली लहर में ये जो मृत्यु दर है गर्भवती महिलाओं का सिर्फ 0.7 यानी कि 0.7% रहा था। तो इसमें आप देखेंगे काफी उछाल आया है इन आंकड़ों में। और ये भी बताया जा रहा है कि स्टडी में कुल 1530 गर्भवती और बच्चों को जन्म दे चुकी महिलाओं पर ये स्टडी की गई, और जिसमें से कुछ 1140 पहली लहर में देखी गई थी और 380 से ऊपर जो है दूसरी लहर की स्टडी में शामिल थी। मिलन, ये आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। भारत में इस विषय पर क्या किया जा रहा है, कुछ तैयारी है क्या, इस चुनौती से कैसे लड़ेंगे? देखिए, इसको देखकर पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देना कितना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं की गई है। इस पर अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। भारत में सिर्फ जन्म दे चुकी महिलाओं पर वैक्सीन लगाने की बात की गई है ICMR और जो एक्सपर्ट कमिटी ऑफ पैनल ऑफ इम्यूनाइजेशन है उनके द्वारा।
क्योंकि फिलहाल भारत में जो कोविशील्ड की डोज है उसको लेकर भी कुछ विवाद चल रहा है कि क्या इस डोज गैप को कम करना चाहिए या नहीं, और इसके चलते गर्भवती महिलाओं को भी उतनी ही सुरक्षा की जरूरत है जितनी कि बुजुर्गों को या प्रायोरिटी ग्रुप्स और बच्चों को। तो इस पर अभी अध्ययन चल रहा है, लेकिन भारत सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं भारत में वो भी कोरोना के संक्रमण से उतनी ही खतरे में है जितने की बाकी। अच्छा, इस विषय पर WHO क्या कह रहा है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, इन्होंने अभी सिफारिश की थी कि अगर गर्भवती महिलाओं को कोविड का ज्यादा खतरा हो तो उन्हें अन्य बीमारी हो तो उन्हें जरूर टीका लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर देशों में WHO की प्रमाणिकता मिलने के बाद फाइजर और मॉडर्ना जैसी जो वैक्सीन हैं वो गर्भवती महिलाओं को कई देशों में लगाई जा रही हैं, जैसे कि ब्रिटेन में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका ने भी गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन भारत में इसको लेकर अभी भी अध्ययन चल रहा है और शायद आने वाले समय में या कुछ हफ्तों में हम इस पर भी जो भारत की रिसर्च और स्टडी कहती है उसके मुताबिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए प्रायोरिटाइज करें। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। अब बात करते हैं बेरोजगारी की, क्योंकि कोरोना ने मौत के अलावा कुछ और अगर बांटा है तो वो जॉबलेसनेस ही है। अब एक रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की। कहा गया है कि 2022 तक घरेलू IT सेक्टर में 30 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। उन्होंने इसका कारण ऑटोमेशन को बताया, जिससे कंपनियों के अरबों डॉलर बचेंगे। IT सेक्टर अभी 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। ऐसे में यदि कंपनियां 30 लाख कर्मियों की छंटनी करती है तो सैलरी के रूप में उनकी सालाना 100 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 7,377 अरब रुपये की बचत होगी। IT सेक्टर कंपनियों के संगठन नेस्कॉम के मुताबिक इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में करीब 90 लाख लोग लो स्किल और BPO यानी कि टेली कॉलिंग में जॉब करते हैं, और इन्हीं 90 लाख लोगों में से 30 लाख की नौकरी 2022 तक अब खतरे में पड़ सकती है। इसकी वजह इस लेवल पर रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन का बढ़ना है। इसका बहुत बुरा असर तो खैर अमेरिका में होगा, जहां करीब 10 लाख नौकरियां जाएंगी। हमने भारत के बारे में बात की। हमारा सवाल ये है कि क्यों 30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं, और क्या कंपनियों को इन लोगों की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रह जाएगी धीरे धीरे? ये हमने पूछा टेक से जुड़ी खबरें कवर करने वाले हमारे सहयोगी मानस तिवारी से। देखिए, ये मानना कि सिर्फ ऑटोमेशन के आने की वजह से तकनीकी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे ही आप ऑटोमेशन लेकर आएंगे, यानी आप इस तरह की मशीन्स डिप्लॉय करेंगे जो अपने आप काम कर सकती हैं, आपका थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होगी। बट ये वो वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिसे हम बोलते हैं लो स्किल जॉब, यानी ऐसे काम जो जिनमें टेक्निकल नो हाउ नहीं लगता। तो ये वो वाली नौकरियां हैं जिन पर थोड़ा सा खतरा हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे काम जो छोटे मोटे काम किसी भी एक इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ हम IT इंडस्ट्री की बात चल रही है, जो आप एक मशीन से करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन, वो करवाने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लेकिन आई थिंक टेक्निकल जो रोल्स हैं उन पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट उनकी डिमांड शायद बढ़ेगी, क्योंकि आप जितनी भी टेक्नोलॉजी आप ले आइए आज की डेट में, आप कितनी मशीन्स इम्प्लीमेंट कर दीजिए किसी भी सेक्टर के अंदर, यू विल स्टिल नीड पीपल टू रन दोज मशीन्स। और आई थिंक पहले से ज़्यादा ही आपको समझदार और स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि उस मशीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्रोसेस को उसे मॉनिटर करने के लिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है उसे फिक्स करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज तो चाहिए। तो जो टेक्निकल नो हाउ वाली जॉब्स हैं, वहाँ पे आई डोंट सी कि किसी भी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी कोशिश ही करेंगी कि जितने ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स या वर्कर्स को, वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाएँ, उन्हें अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएँ, वो वाली वहाँ पर हमें कोशिश देखने को मिलेगी।
अच्छा मानस, ये बताइए कि ऑटोमेशन का जोर किन कंपनियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है और क्या आगे इसी तरह के खतरे और भी फील्ड्स में हैं? देखो, ऑटोमेशन का जो जोर है हमने देखा है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि इस तरह के इंटीग्रेशन किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, Xiaomi एक इतनी बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, उसकी चाइना में एक फैक्ट्री है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी वहाँ पर जो जितने भी फ़ोन बनते हैं वो अपने आप ही बनते हैं। इनफैक्ट वो अपने सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो स्मार्टफोन्स हैं वहीं पर बना रही है। आप सेम तरह की टेक्नोलॉजी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, IT सेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वहाँ टेक्नोलॉजी तो है ही। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आई थिंक एवरी सेक्टर जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है या इस्तेमाल होता है, वहाँ पर आपको बहुत ही जल्द ऑटोमेशन देखने को मिलेगा और ऑलरेडी हो रहा है। बट एक लिमिट तक ही आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सारे ही काम जो है ख़त्म करके आपने काम मशीनों से करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कई ऐसे लो स्किल जॉब्स होते हैं जो मैंने पहले ही मेंशन करा, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ एक मशीन को यूज़ करके हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, समय समय पर इस तरह की चुनौतियाँ आई हैं। जब हमने बात करी है कि भाई मशीन क्या इंसानों को रिप्लेस कर देगी, जब मुझे याद है गाड़ियाँ शुरू में आई थी तब भी हम यही बात करते थे कि मशीनें इंसानों को पूरी तरह से बदल देंगी, रिप्लेस कर देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आप देखो, एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी खुलती है, और हमें इसे भी पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, देन दे वुड हायर मोर पीपल टू टेक केयर ऑफ जॉब्स। ये जो आंकड़ा जिसकी बात हो रही है 30 लाख, ये मुझे बहुत, मैं इसको लेके स्केप्टिकल हूँ कि सडनली 30 लाख लोगों की ऐसे जॉब चली जाएगी। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है शुरुआत में हमें देखने को मिले, बट जहाँ एक दरवाज़ा बंद होगा वहाँ दूसरा दरवाज़ा खुलेगा भी, और धीरे धीरे आप देखोगे कि और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमें इन सेक्टर्स में देखने को मिलेंगी। बहरहाल वक्त अब विदा लेने का है। कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो मेल कर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। इसके अलावा हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके कमेंट हम पढ़ लेंगे और अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। हम गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट जैसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर भी दिन भर को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी नया कोई शो हम अपलोड करें तो आप झट से सुन पाएं। आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।